जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 10 जनवरी 2023 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ उसमें जो जीके जीएस और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करते हैं। और ये जो है मैंने आपको बहुत सारे सोर्सों से मतलब क्वेश्चन लिए हैं, तो ये ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल आप इन्हीं तरह के क्वेश्चन आएंगे। और एक बार रिव्यू को देख के जरूर जाइएगा ताकि आने वाले जो भी आपकी शिफ्ट है उसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इनसे ही संबंधित क्वेश्चन रिवाइज होंगे। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन देखे गए आज के मतलब कल 10 जनवरी के एग्ज़ाम में। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो पूछा गया ये चारों शिफ्टों के हैं, जो पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मिले जीके के वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों टेनिस से संबंधित है। डेविस कप पूछा जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, अगर आपके एग्जाम में आए कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय लंदन में है। याद रखना, इसके बारे में पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा। और भारत की एक खिलाड़ी भी है जिसका नाम है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है और सानिया मिर्जा की आत्मकथा आपके एग्जाम में आए तो एस अगेन ओट्स, एस अगेन ओट्स, ये किसकी आत्मकथा है? दोस्तों सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है एस अगेन ओट्स। ये भी आप रट के जाइएगा बिल्कुल। तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि टेनिस का वर्ल्ड कप किसे कहा जाता है, तो डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया 5 नवंबर को। किस किस के बीच हुआ था? दोस्तों एक मुगलिया सेना थी, मुगलिया सेना जो अकबर की ओर से था, और हेमू जो कि अफगान सेनापति था, इसकी सेना के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। दोस्तों ये आप याद रखिएगा। और इसमें जीत किसकी होती है? अकबर की जीत होती है। क्लियर हुआ? अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और पानीपत जो जगह है हरियाणा में आती है, और यहीं से नीरज चोपड़ा जो है, जो भारत का बालक है, खिलाड़ी है, वो नीरज चोपड़ा कहाँ से आता है? पानीपत से आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों सोन नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और अमरकंटक की पहाड़ी किस राज्य में है? दोस्तों मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है। और अमरकंटक की पहाड़ियों से ही एक नदी और निकलती है, नर्मदा नदी। ये भी आप याद रखना, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। दोस्तों सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन गंगा की सहायक नदी है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सी नदी को राष्ट्रीय नदी कहा गया है, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहा गया है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से, मध्य प्रदेश, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? जीएसटी जो है वो किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसके द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। और जीएसटी के लिए जो समिति बनी थी वो थी विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों और क्या आपको याद रखना है? दोस्तों जीएसटी का मॉडल भारत ने कहाँ से लिया है? तो भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार जीएसटी संग्रहालय बना, दोस्तों भारत में जीएसटी म्यूजियम बना है, कहाँ पर? तो भारत में जीएसटी म्यूजियम बना है पणजी में। पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, यहाँ पर बना जीएसटी संग्रहालय। क्लियर हुआ दोस्तों? और दुनिया में सबसे पहले जो जीएसटी लागू किया था वो कौन से देश ने लागू किया था? फ्रांस ने। दुनिया में सबसे बड़ा देश जो जीएसटी को लागू किया था वो फ्रांस था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी जो है इसके कितने कंपोनेंट हैं? जीएसटी के 4 कंपोनेंट हैं। एक होता है आपका सीजीएसटी, एक होता है आपका एसजीएसटी, एक होता है आपका यूटीजीएसटी, और एक है आपका आईजीएसटी। तो ये 4 कंपोनेंट हैं जीएसटी के, आप याद रखिएगा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। कितने? 33 सदस्य। और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होगा हमेशा भारत का वित्त मंत्री होता है। तो जो वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष हमेशा भारत का वित्त मंत्री होता है। तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी डे भी होता है 1 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? दोस्तों बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में। सारनाथ जो कहाँ पर है? वाराणसी में है। तो सारनाथ में दिया और किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। सारनाथ में पहला उपदेश पाली भाषा में दिया और इसे क्या कहा गया है? इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और ये कौन से क्षत्रिय वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है, ये भी आप याद रखना। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और दोस्तों गौतम बुद्ध के पुराने जन्मों की कहानी कौन सी किताब में लिखी गई है? जातक कथाओं में। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पुराने जन्मों की कहानी लिखी गई है। ठीक है दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? तो बुद्ध का पहला उपदेश पाली भाषा में दिया गया। श्रीलंका की राजधानी क्या है? दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है, तो श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका ये श्रीलंका की राजभाषा क्या है? दोस्तों श्रीलंका की राजभाषा है आपका सिंगली। सिंगली, ये भी आपको याद रखना। और दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि टेम्पल ट्री किस देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है? तो टेम्पल ट्री श्रीलंका के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सीलोन। श्रीलंका को सीलोन के नाम से भी जाना जाता है। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा के लोग हैं? थेरवाद बौद्ध लोग रहते हैं श्रीलंका में, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन भी आया था आपका। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? दोस्तों कर्क रेखा। भारत को 2 भागों में विभाजित करती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती है, ये आप याद रखना। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और एक नदी है आपकी माही नदी। दोस्तों माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रख के जानी है कि भारत का एरिया कितना है। तो भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रख के जाना, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में फिर। और ये दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यह INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 को कोचीन तट पर इसको क्या कर दिया गया? कमीशन कर दिया गया है। मोदी जी के द्वारा इसको कमीशन किया गया था। दोस्तों कोचीन के बारे में याद रखना, ये जो है वो अरब सागर की रानी कहलाती है। कोचीन अरब सागर की रानी कहलाती है, ये भी आप याद रखिए। INS विक्रांत। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जगोई किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों जगोई जो है ये मणिपुर का नृत्य है। याद रखना जगोई कहाँ का? मणिपुर का। मणिपुर में कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, लोकटक झील है, ये भी आप याद रखना। मणिपुर का नया साल याद रखना चिरोबा। मणिपुर का नया साल क्या है? चिरोबा मणिपुर का नया साल है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। और मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? दोस्तों मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। और मुंबई को सपनों का शहर, भारत का बॉलीवुड, भारत की आर्थिक राजधानी आदि नामों से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना दोस्तों। और RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। SBI का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। तो काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। और मुंबई में एक चीज़ और याद रखना, एक डांस होता है लावड़ी डांस मुंबई में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी। इंग्लिश चैनल दोस्तों ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच है। कभी आपके एग्जाम में आए कि इंग्लिश चैनल कौन से 2 देशों के बीच है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट होती है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। अनुच्छेद 21 राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, तो ये भी आप याद रखें। बैडमिंटन के खेल में कुल कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। ऑप्शन नहीं है, 21 अंक होते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ। और बैडमिंटन के लिए 2 कप याद कर जाना आप। थॉमस कप ये पुरुष बैडमिंटन के लिए होता है, मेल के लिए। और एक आपका उबेर कप भी होता है आपका बैडमिंटन के लिए, और ये फीमेल के लिए होता है। उबेर कप फीमेल के लिए, दोनों आप याद रख के जाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और भारत में पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 1951 में जो पहला वित्त आयोग बना उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अभी 15वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। नेक्स्ट आपका मॉस रिकानिया प्यूनेरिया किस वर्ग के पौधे हैं? दोस्तों ब्रायोफाइटा में आते हैं। और ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये पादप जगत के उभयचर हैं। क्वेश्चन आए कि पादप जगत के उभयचर किन्हें कहा गया, तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। मतलब ये पौधे जल और थल दोनों में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आईसीएस उत्तीर्ण करने वाला पहला भारतीय है सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछे भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, कितनी ऑल इंडिया सर्विस हैं, तो भारत में अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं। भारत में अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं? तो 3। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है, और एक आईएफएस होता है। आईएफएस मतलब भारतीय वन सर्विस। तो ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कौन है? वो है आपके कौन थे? सरदार पटेल अखिल भारतीय सेवाओं के जनक हैं। नेक्स्ट है 2000 रुपये के नोट पर किसका अंकन किया गया है? दोस्तों 2000 रुपये के नोट पर अंकन किया गया है मंगलयान का अंकन किया गया। दोस्तों क्या आपको पता है कि आरबीआई कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक का नोट छाप सकता है? अगर आपसे पूछे कि आरबीआई कितने, तो कम से कम 2 रुपये का नोट आरबीआई छापेगा और अधिकतम 10,000 रुपये का नोट आरबीआई छाप सकता है। याद रखना 1 रुपये का नोट आरबीआई नहीं छापता। 1 रुपये का नोट भारत का वित्त मंत्रालय छपवाता है और इस पर साइन होते हैं वित्त सचिव के। आरबीआई 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट छपवा सकता है। भारत में 4 जगह नोट छपते हैं, नासिक में छपते हैं, मैसूर में छपते हैं, और नासिक आपका महाराष्ट्र में है, सलबोनी पश्चिम बंगाल में है, एक आपका देवास मध्य प्रदेश में है, और एक मैसूर। इन 4 जगह पर नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस है आरबीआई की, याद रखना इसके बारे में। तो 2000 रुपये का नोट मंगलयान। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों महिला साक्षरता दर, अच्छा राज्य की पूछी है, केरल राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी। अच्छा अगर आपसे पूछे कि 2011 में महिला मतलब भारत में साक्षरता दर कितनी थी, तो वो थी आपकी 74.04 ये साक्षरता दर थी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो 82.14 ये पुरुष साक्षरता दर थी। और महिला की कितनी थी, तो महिलाओं की थी 65.46 ये महिला साक्षरता दर थी। ये भी आपको याद रख के जाना है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी, बिहार की थी। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? दोस्तों पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाती है, ये आप याद रखना पाचन की क्रिया। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि पाचन की क्रिया में हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, HCl अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में रोलिंग प्लान कब आया था? दोस्तों रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच, और जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम पे जब ये लाया गया, जनता पार्टी की सरकार। और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था, मोरारजी देसाई। और कौन सी समिति बनी थी दोस्तों इसके लिए? तो इसके लिए समिति थी आपकी लकड़ावाला समिति, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा ये जो रोलिंग प्लान है ना, ये 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में आया था। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में आया था रोलिंग प्लान। नेक्स्ट आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिनॉय बिस्वम। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एम एन रॉय। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, आज के समय 8, और 9वीं पार्टी जो बन जाएगी वो बनेगी आपकी आम आदमी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों बीजेपी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। यह आ सकता है आपके एग्जाम में, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बनी थी। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन आया था? भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? दोस्तों ओलंपिक में भाग लिया गया था वर्ष 1900 में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा
गया। और ओलंपिक दिवस कब होता है? 23 जून को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेशम बनाने की कला किस देश में विकसित हुई थी? दोस्तों रेशम बनाने की कला विकसित हुई थी चीन में। चीन में रेशम बनाने की कला। दोस्तों अगर आपसे पूछे तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तो तकला मकान मरुस्थल चीन में है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में। और क्या याद रखना है दोस्तों चीन के बारे में? चीन की मुद्रा रेनमिनबी। रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है? चीन की मुद्रा रेनमिनबी और दूसरी मुद्रा युआन। दोनों मुद्राएं आप याद रखेंगे, चीन की मुद्रा रेनमिनबी और युआन। सबसे ज़्यादा आबादी किस देश की है? चीन की है। अच्छा अगर आपसे पूछे रेशम सेरीकल्चर क्या होता है? दोस्तों आप याद रखना सेरीकल्चर रेशम बनाने की कला या रेशम के कीट पालना सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। और आपका सही जवाब है केरल। दोस्तों केरल का एक नृत्य और याद रखना आप, थय्यम। थय्यम ये बहुत आता है एग्जाम में। और एक और याद रखिएगा केरल का वो है आपका कथकली। कथकली भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। थुलाल। कभी क्वेश्चन आए कि गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? दोस्तों गरीबों की कथकली कहा जाता है थुलाल को। तो थुलाल कहाँ का नृत्य है? गरीबों की कथकली ये केरल का नृत्य है। केरल का नृत्य गरीबों की कथकली इसको कहा जाता है। अच्छा केरल को ना क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो नारियल होता है वो केरल में होता है। केरल का नया साल क्या है? विशु। केरल का नया साल विशु है। और केरल पश्चिमी घाट का राज्य है। इसके घाट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट कहा जाता है केरल को। ये भी आप याद रखिएगा। चूना पत्थर। चूना पत्थर का रासायनिक संगठन क्या है? दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसका प्रयोग हम सीमेंट उद्योग में कर सकते हैं। सीमेंट के उद्योग में कर सकते हैं। और दोस्तों सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पिडिन के द्वारा की गई थी। जोसेफ आस्पिडिन के द्वारा सीमेंट की खोज की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना थी जो 4 साल तक चली थी। 1974 से 1978 तक चली। बस याद रखना इसके बारे में। तो काम के बदले अनाज। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। ये भी आपको याद रखना, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में अधिकांश आबादी को रोजगार कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र। और दोस्तों याद रखना कृषि किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो दोस्तों? अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि रेड कॉलर क्या होते हैं? रेड कॉलर दोस्तों कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को रेड कॉलर कहा जाता है। याद रखना पूछ सकता है। कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक रेड कॉलर कहलाते हैं। नेक्स्ट, शिवरात्रि का त्यौहार कौन से माह में मनाया जाता है? दोस्तों शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है फाल्गुन माह में। शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन माह में मनाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? दोस्तों 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? BK सक्सेना। दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? BK सक्सेना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली और पांडिचेरी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया है। याद रखना। दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ये दिल्ली का वास्तुकार था। ये भी आप याद रखेंगे। और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। ये भी आपको याद रख के जाना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग कब बना था? दोस्तों 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारतीय निर्वाचन आयोग इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी आयुक्त? वो थी आपकी BS रमा देवी। BS रमा देवी ये भारत में पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ये आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई 10 अप्रैल 1875 को। और दयानंद सरस्वती का एक ग्रंथ याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी भाषा में लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में। अच्छा कहाँ पर की थी ये स्थापना? बम्बई में। बम्बई में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न,
कलिंग का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दोस्तों कलिंग का युद्ध दया नदी के तट पर हुआ था 261 ईसा पूर्व में। किस किस के बीच हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो हुआ वो अशोक और राजा खारवेल के बीच हुआ था। अशोक और राजा खारवेल, खारवेल जो था ये चेदी वंश का राजा है। राजा खारवेल के बीच में कलिंग का युद्ध हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन से अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के द्वारा ये जो वो हैं अनुच्छेद हैं वो निलंबित नहीं हो सकते। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? दोस्तों अम्बुबाची मेला लगता है गुवाहाटी में, और गुवाहाटी असम में। कौन से मंदिर में? कामाख्या देवी के मंदिर में। और अम्बुबाची मेले के अवसर पर देवी कामाख्या की पूजा करके संतान कामना की जाती है, संतान प्राप्ति की कामना की जाती है। दोस्तों असम की बात करूँ, भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है, और असम का नया साल बोहागी बिहू होता है। असम का नया साल क्या है? बोहागी बिहू असम का नया साल है, याद रखना। और असम जो है इसका एक डांस याद रखना, सतरिया, बहुत आता है एग्जाम में। सतरिया कहाँ का डांस है? असम का डांस है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, जो एक सिंह के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है अली गुरसब। अली गुरसब इसके बचपन का नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने बाजार जो सुधारीकरण प्रणाली थी वो लागू की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सीरी नगर की स्थापना भी की थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजा परवा किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों राजा परवा उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा का एक त्यौहार और याद रख के जाना, बाली जात्रा। बाली जात्रा एक और याद रख के जाना, नुआखाई जुआर। नुआखाई जुआर ये किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों नुआखाई जुआर उड़ीसा का त्यौहार है। और आपको क्या याद रखना है? एक और याद रखना है, वो है नव कालेवारा। नव कालेवारा उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। नव कालेवारा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज, और मयूरभंज जिले में भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म हुआ था। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म मयूरभंज जिले में हुआ, उड़ीसा में, ये भी आप याद रखें। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ होता है? उड़ीसा में। और भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील मिलेगी उड़ीसा में, ये भी आपको याद रख के जाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष भारत के पहले लोकपाल थे। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया आपसे, टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। और विटामिन ई जो होता है इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन किसे कहा गया? तो विटामिन ई को कहा जाता है। बादाम जो होता है ना, बादाम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई होता है। नेक्स्ट आपका, अच्छा विटामिन जो है ना ये शब्द किसने दिया था? दोस्तों विटामिन शब्द दिया गया था फंक के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। जांग में होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, फीमर। अगर पूछे सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। कान में होती है स्टेपिस, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। दोस्तों अगर आपसे पूछे ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियोलॉजी होता है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जोड़, बोन्स को बोन से जोड़ने वाला जोड़ क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं लिगामेंट्स। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जोड़ लिगामेंट्स कहलाता है, याद रखना इसके बारे में। और एक बच्चे में कितनी हड्डी होती है? 300। एक बच्चे में हड्डी होती है 300, और वयस्क में होती है 206, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 360 में क्या लिखा गया है? दोस्तों अनुच्छेद 360 में लिखा गया वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भारत में नहीं लगा, लेकिन याद रखना वित्तीय आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न, H2SO4 का अन्य नाम क्या है? दोस्तों H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे ऑयल ऑफ बिट्रॉयल भी कहा जाता है, कसीस का तेल। ऑयल ऑफ बिट्रॉयल किसे कहा जाता है? दोस्तों ऑयल ऑफ बिट्रॉयल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहा गया? सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। जो सीसा बैटरी होती है ना, सीसा बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सीसा बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 48 संबंधित है कृषि और पशुपालन से। कृषि और पशुपालन ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा, और 1881 में जनगणना को विधिवत शुरू कर दिया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। और भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में जनगणना का जनक कौन है? हेनरी वॉल्टर। जनगणना का जनक कौन है? हेनरी वॉल्टर।
पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। और आपको याद रखना है डेमोग्राफी क्या है। दोस्तों डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन होता है, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी मुंबई से जून 1923 में, जून 1923 में। दोस्तों रेडियो का आविष्कार किसने किया था? अगर कोई आपको रेडियो ना दे तो कोनी मार देना, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। क्लियर हुआ? अच्छा अगर आपसे पूछे कि रेडियो का सिद्धांत क्या है, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, एफएम के सिद्धांत पर रेडियो कार्य करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015। और इसका नाम पहले क्या था? इसको बोलते थे इंदिरा आवास योजना। पीएम आवास योजना का जो पहला नाम था वो था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का नया नाम क्या रख दिया गया? तो वो था आपका पीएम आवास योजना। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय लुजोफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों लुजोफोन महोत्सव मनाया जाता है गोवा में, लुजोफोन महोत्सव गोवा में। अगर आपसे पूछे दोस्तों एक और याद ना, साओ जाओ फेस्टिवल, साओ जाओ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों साओ जाओ फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में, ये भी याद रखें। गोवा भारत का राज्य कब बना था? 30 मई 1987 को गोवा भारत का राज्य बना था। और ये 25वां राज्य था हमारा, 25वां राज्य बना था गोवा। दोस्तों गोवा में एक नेशनल पार्क है, कौन सा है? महावीर नेशनल पार्क, मोल्लम नेशनल पार्क, और गोवा में सलीम अली पक्षी विहार भी है। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, ये भी आप याद रखेंगे, सलीम अली पक्षी विहार। और गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया के अनुसार। गोवा में एक बंदरगाह है, मार्मुगांव बंदरगाह, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को कब समाप्त किया था? 3 तलाक को कब समाप्त किया? 22 अगस्त 2017 को 3 तलाक को मतलब समाप्त कर दिया था। और ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन इसका आधार माना गया था, इसलिए रद्द कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपसे पूछा जाए कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? तो मुस्लिम महिला अधिकार अधिनियम 2019 में लाया गया था और ये लागू हो गया था 18 सितंबर को। मुस्लिम महिला अधिकार अधिनियम, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे जो प्रश्न आज पूछे गए थे आपके 10 जनवरी के, जो मुख्य शिफ्ट थी। मैंने आपको बहुत डिटेल में चीज़ें करा दी हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगा आपको अगले एनालिसिस के साथ, और एक मॉक टेस्ट लेके आऊँगा अभी एक और। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के।